हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीडीपी के 30 क्वेश्चन, जिसमें हम सीटेट 2021 के ऑफिशियल पेपर को डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी को डिस्कस करेंगे फिर से हम, जिसमें 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। सही कथन बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है, जो कि गलत हो जाएगा, हमने पहले ही पढ़ा है। विकास जो होता है आपका कैसा होता है, बहुआयामी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, विकास परिवर्तनीय है। तीसरा देखिए, विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है, जबकि जो विकास होता है आपका वो आनुवांशिकता और वातावरण पर दोनों पर निर्भर करता है। हमने पढ़ा है कि जो विकास होता है आपका वो इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, इन दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पे बोला है पूर्ण रूप से, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बालक को आप देखें तो उसमें जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। कुछ बालकों में विकास पहले हो जाता है और कुछ में लेट होता है। जैसे कि देखेंगे आप, कुछ बालक क्या करते हैं, वो 2 साल में ही चलना शुरू करते हैं, और कुछ 3 साल में चलना शुरू करते हैं, और कुछ 1.5 साल में ही चलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब जो विकास होता है वो इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा चौथा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये करेक्ट हो जाएगा। विकास परिवर्तनीय है, यानी विकास जो है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें दिया है निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण पाते हैं। तो देखिए, हमने इसके लिए पहले भी डिस्कस किया है कि जो विकास का आपका दिशाई सिद्धांत होता है उसमें 2 बताए थे उन्होंने। कौन कौन से? एक उन्होंने बताया था अधोगामी, यानी इसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिजिटल। अधोगामी कहते हैं प्रॉक्सिमो डिजिटल, और शीर्षगामी को कहते हैं सेफिलोकॉडल। तो अधोगामी में क्या होता है, यानी प्रॉक्सिमो डिजिटल में क्या होता है, जो विकास होता है आपका वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। कैसा होता है? केंद्र से, ये अगर सेंटर है तो सेंटर से बाहर की ओर, परिधि की ओर विकास होता है। वहीं सेफिलोकॉडल यानी शीर्षगामी में क्या होता है, विकास जो आपका होता है वो सर से, जो अगर ये बालक है तो उसका विकास कैसे होगा, सर से पाँव की ओर, इस तरह से विकास होता है। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि जो बालक है पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण, यानी उसकी जो मांसपेशियां हैं उसमें विकास होता है, उसके बाद उंगलियों पर होता है। तो उंगलियां जो हमारे होती हैं, आप देखेंगे तो वो सबसे बाहरी हिस्सा होती हैं, परिधि पे होती हैं। यानी इससे हम समझ पा रहे हैं कि मांसपेशियों के बाद उंगलियों पे विकास हो रहा है, यानी विकास कैसा हो रहा है, केंद्र से परिधि की ओर, बाहर की ओर। इसलिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमो डिजिटल, यानी कि अधोगामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें दिया है, देखिए, शारीरिक लक्षणों जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। दूसरा है वंशानुगत होते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। चौथा है आनुवांशिक और पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वंशागत। आप सभी को पता होगा, ये सब चीज़ें जो होती हैं, हमारे बालों का रंग, आँखों का रंग, ऊंचाई, ये सब आपको जो हेरिडिटी है हमें उससे प्राप्त होती है, यानी वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, हमने पहले भी जो डिस्कस किए हैं सीरीज, उनमें भी ये क्वेश्चन आए हैं। तो आपको बताना है कि बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा, आप सभी पता होगा, परिवार। और कभी आपसे पूछे द्वितीयक संस्था कौन सी है सामाजिकरण की, तो आपका विद्यालय हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है प्राथमिक, तो ये आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, परिवार। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए, इसमें दिया है एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? आपको यहाँ ध्यान देना है, मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये पियाजे ने, आपने जब पढ़ा होगा पियाजे के बारे में, तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। तो कौन कौन सी बताई थी? संवेदीगामक, यानी कि 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, और मूल संक्रियात्मक 7 से 11, और औपचारिक वाले में क्या था, 11 से अधिक। तो देखिए, यहाँ पे कहा है कि सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये किस में था? ये आपका था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 7 से 11 वर्ष।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन 3। ईजी भी है क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला है मूर्त वस्तुओं, तो मूर्त किस में है, ऑप्शन 3 में, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उससे स्तनधारी की बजाय पक्षी कहा। इस स्थिति में ज्ञान का निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जो बच्चा है उसने मानसिक विचार बना किया कि जो जितनी भी चीज़ें जिनके पास पंख हैं और जो उड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं, चिड़िया यानी पंछी कहते हैं। तो उसने चमगादड़ देखा, जबकि चमगादड़ जो होता है आपका वो क्या होता है, स्तनधारी होता है। लेकिन उसने क्या सीखा है कि जो चीज़ जिनमें पंख होता है और जो उड़ती हैं वो क्या होती हैं, चिड़िया। तो वो उसने क्या कहा, उसे पक्षी, स्तनधारी कहने के बजाय उसे पक्षी कहा। तो ये कह रहा है कि ये ज्ञान निर्माण की किस प्रक्रिया, जो ये ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं आप समावेशन यानी असिमिलेशन। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, उसने जो पूर्व का ज्ञान सीखा था उसमें इसको समाहित कर लिया। किसको, चमगादड़ को। क्योंकि उसने पहले क्या सीखा था कि जो चीज़ें उड़ती हैं जिनके पंख होते हैं वो क्या होती हैं, सभी पंछी होती हैं। तो जब बालक ने इसको देखा तो जो उसने पहले सीखा हुआ था उसको मैच लगा कि हाँ मैंने ये देखा था, इसके पंख हैं और ये उड़ सकती है तो ये पक्षी है। तो उसमें उसने समावेशन कर लिया। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एसिमिलेशन यानी कि समावेशन। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए इसमें दिया है समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी कि इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास के क्षेत्र को कहते हैं इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। तो आप सभी बताना है ये कि किसने की थी। पहला लॉरेंस कोहलबर्ग, दूसरा लेव वाइगोस्की, तीसरा है जेरोम ब्रूनर, चौथा है जीन पियाजे। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की साहब ने क्या दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया था। आप सभी ने पढ़ा होगा ये लेव वाइगोस्की के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें दिया है निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। यानी ये कह रहा है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के विचारों के बीच में मुख्य अंतर कौन सा दर्शाता है। पहला ऑप्शन देखिए, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही है, पियाजे ने यही कहा था। बल्कि पियाजे ने यह भी कहा था बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो ये पियाजे का स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता प्रक्रिया में देखते हैं, ये भी सही है। यानी यही दोनों डिफरेंस था। पियाजे ने बच्चों को क्या कहा था कि जो स्वतंत्र प्रयासों द्वारा ये जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखा था। तो ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये पहले ही सही हो गया। बाकी नीचे भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, पियाजे बच्चों के सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोस्की उन्हें मुख्य वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं, जो गलत हो जाएगा। पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर, तो ये भी आपका तीसरा भी गलत, दूसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पियाजे ने ईगोसेंट्रिक की बात की थी और ये जो स्वयं से बात करने वाली बात थी ये आपकी वाइगोस्की साहब ने कहा था, जिसे उन्होंने प्राइवेट स्पीच नाम दिया था। और यहाँ जो तीसरा ऑप्शन में आपने जो हमने गलत किया इसमें क्या था रीजन, पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, ऐसा नहीं था। पियाजे क्या कहते थे, पहले बच्चों का विकास होता है उसके बाद वो क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। यानी कि पहले उनके अंदर विचार आता है उसके बाद भाषा, तो ये भी गलत। तो इसमें जो सबसे सही आंसर था आपका वो पहला था, पहला से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए दिया है फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें लिखा है आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। यानी अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आप क्या होंगे, अच्छे लड़के और अच्छी लड़की कहलाएंगे, आपके पिता जिससे गर्व करेंगे। तो ये पियाजे का जो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की
जो आपका अभिनवीकरण है इसमें आ जाएगा, गुड बॉय बैड बॉय, सॉरी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें दिया है कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा। पहला है सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। दूसरा है देखिए योग्यता आधारित अटल समूह बनाना। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमें योग्यता के आधार पर अटल समूह नहीं बनाना है। अगला देखिए, अगला है आपका कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना। ये भी गलत हो जाएगा, हमें सिर्फ उच्च उपलब्धि वाले बच्चों पे ध्यान नहीं देना है, हमें सब पे ध्यान देना होता है। चौथा देखिए, विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से अंक प्राप्त करने के लिए हमें उच्च अंक प्राप्त करने जैसे चीज़ों पे जोर नहीं देना है, हमें उन्हें जो है व्यावहारिक ज्ञान देना है, प्रैक्टिकल नॉलेज देना है और बाहरी दुनिया से उन्हें जोड़ना है। सिर्फ अंक के लिए हमें पढ़ाई नहीं करनी है। तो जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दिया है आपका सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें दिया है निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। आपको इसमें पूछा है प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता। पहला है बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन। ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है परीक्षा में उच्चतम अंक। बिल्कुल नहीं, अभी हमने पढ़ा कि उच्चतम अंक वाली बात नहीं है, अंक के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। तीसरा है पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो हमारी सिलेबस है और जो उसका आकलन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। चौथा है बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल। ये गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 हावर्ड गार्डनर पे है, ये देखेंगे इसको। इसमें दिया है हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है, आपको बताना है। तो हावर्ड गार्डनर का आपने बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा होगा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, कोई बच्चा जो है सहकर्मी समूह के स्वभाव, यानी जो बच्चा है वो उनके साथ जो और बच्चे हैं उनके इरादों मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देता है, यानी उनको समझ पाता है, उनके विचारों को समझ पा रहा है, दूसरों के विचारों को, अपने जो उनके पीएस ग्रुप में लड़के हैं उनके विचारों को। तो ये किसमें आपका आता है, तो ये आपका हमने पढ़ा था 2 बुद्धि होती है, मतलब इसमें जब हम खुद के बारे में जान पाते हैं तो हमारी होती है इंट्रा होता है हमारा, वो खुद के बारे में, जब हम खुद के बारे में चीज़ों को जानते हैं समझते हैं तो वो कहते हैं इंट्रा पर्सनल। आपको ध्यान देना क्या होता है, इंट्रा पर्सनल, जब हम खुद के बारे में ज्ञान रखते हैं। और जब हम दूसरों के बारे में ऐसा कर पाते हैं तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल। क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल। तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, इसमें बच्चा जो है दूसरों के विचारों के बारे में जान ले रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें दूसरों के विचारों के बारे में वैसे जान रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। इसको आप याद रखेंगे इंग्लिश में, ये होता है जब हम दूसरों के बारे में जानते हैं तो ये कहते हैं इंटरपर्सनल। अब जब खुद के बारे में जानते हैं तो इसे कहते हैं इंट्रा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इसमें कह रहा है पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए, मतलब कि उसने कुछ इस तरह से कार्ड दिखाए कि जैसे कि जेंडर बायस ना हो। जैसे ये नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो खाना बनाते हुए दिखाई जा रही हैं उसे, ऐसा नहीं है। कुछ कामों को उन्होंने डिवाइड कर दिया कि पुरुष खाना बना रहा है या फिर महिला कुछ काम कर रही, ऑफिस जा रही है, इस तरह से, ना कि इस तरह से कि काम को डिवाइड किया गया है। तो इसमें ये इन्होंने किया है मोनिका ने कि अलग अलग तरीके से दिखाया है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के लिए कोई भी काम बांटा नहीं गया है, इस प्रकार से उन्होंने फ्लैश कार्ड दिखाए। तो ये कह रहा है ऑप्शन में देखिए, कह रहा है तो इस युक्ति से उसके छात्रों में 4 ऑप्शन है, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, गलत, क्योंकि जब हम सबके लिए समान कार्य दिखा रहे हैं, यानी कोई कार्य कर रहा है फ्लैश कार्ड में हम दिखा रहे हैं ऐसा, तो ये अब हमसे इससे क्या होगा, रूढ़िवादिता प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। दूसरा है जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, ये आपका सही हो जाएगा। जो उसमें जेंडर रूढ़िवादिता होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, यानी जो काम है वो किसी के लिए डिवाइड नहीं है,
फ्लैश कार्ड के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि कोई भी काम कोई भी कर सकता है, इससे ये मिलेगा आपका। तीसरा देख लेते हैं, जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा, जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा, ये भी गलत। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका 2 करेक्ट हो जाएगा। 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया है, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। ये क्या पूछा है, उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है। पहला है विशेषण, दूसरा है निरूपण, तीसरा है रचना, चौथा है आपका प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण को इंग्लिश में कहते हैं रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है, जो हम चीज़ें हमारे दिमाग में मस्तिष्क में पहले से रहती हैं, हम जिसको हमने याद रख कर रखा होता है, उसी को पुनः याद करना, उसे कहते हैं रिकॉल। तो जो हमारी रोट चीज़ें होती हैं, जो याद की हुई चीज़ें होती हैं, उनमें क्या होता है, वो उच्च श्रेणी चिंतन के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें देखिए दिया है, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। पहला है अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। ऑप्शन जो फर्स्ट है वही आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है अधिगम का जो निम्नतम स्तर है उसके मानक को निर्धारित करने वाले जो परीक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, मानदंड निर्देशित आकलन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन इसका पहला ही है वो सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्ध वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शंस में दिए गए हैं। आपने ये अगर एक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो पहला है मानसिक मंदित, दूसरा है बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, तीसरा है मानसिक विकलांग और चौथा है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। यानी इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसमें आपको जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है उसमें दिया गया है कि इसमें जो व्यक्ति आपका बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्ध है उन्हें क्या कहेंगे, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इनमें से कौन सा विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। समावेशन की बात कर रहा है, इंक्लूजन कह रहा है, अनुरूप नहीं है। आपको ध्यान देना, नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे। विविधता को सराहना और महत्व देना, ये तो है समावेशन का रूप है ये तो। दूसरा देखेंगे, सभी बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, ये भी आपका समावेशन का ही रूप है, समावेशन के लिए ज़रूरी है। और तीसरा देखिए, शारीरिक सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, ये भी सही है। चौथा देखिए, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि समावेशन में हम क्या करते हैं कि ऐसा चीज़ें हम नहीं कर सकते जो श्रवण अक्षमता वाले बच्चे हैं उनको कहीं और भेज दें, जो पढ़ने में बच्चे कमज़ोर हैं उनको अलग कर दें। हमें डिवाइड नहीं करना है, हमको सबको साथ में लेकर चलना है। वही हमारा क्या होता है, इंक्लूजन होता है। समावेशन का मतलब ही वही होता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें दिया है, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरों लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहा है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है। आपने जब अधिगम विकार पढ़ा होगा तो इसमें ये आपने पढ़ा होगा इस विकार के बारे में, जिसमें जो हमने रेड लाइन की है इतना ही आपने जब पढ़ा होगा, जो जिन्होंने इस चीज़ को पढ़ा होगा इतने में पढ़ के ही उन्होंने आंसर उनको पता चल गया होगा कि राजन अपनी ही दुनिया में, जब कोई क्या करता है अपने ही दुनिया में खोया रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, स्वालीनता विकार होता है। स्वालीनता क्रम का विकार, यानी इसे कहते हैं ऑटिज्म, इंग्लिश में कहते हैं ऑटिज्म डिसेबिलिटी। या जो बच्चे खुद में ही खोए रहते हैं, बाकी दुनिया से उन्हें मतलब नहीं होता, वो किसके शिकार होते हैं, ऑटिज्म। यह एक तरह का विकार है, इसे हिंदी में स्वलीन क्रम विकार कहा गया है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी देखिए विकार से संबंधित है। विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। पहला है विमर्श वैकल्य, दूसरा है वाचन वैकल्य, तीसरा है गुड़ज वैकल्य, चौथा है उत्साह वैकल्य। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा वाचन वैकल्य, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया।
उम्मीद है आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा विकार के बारे में, जो अधिगम विकार है। इससे हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सब चीज़ें हैं। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, वाचन वैकल्य। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? तो आपको पहला ऑप्शन है आवेगशीलता, दूसरा है प्रतिवर्तनता, तीसरा है अतिक्रियाशीलता, चौथा है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सृजनात्मकता, क्योंकि जब हम क्या करते हैं असाधारण रूप से सोचते हैं और समस्याओं के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढते हैं, तो आपका एक क्रिएटिविटी आ जाता है इसके अंतर्गत, यानी सृजनात्मकता के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। जो बालक जिसके अंदर ये गुण होंगे उन्हें हम कैसे बालक कहेंगे? सृजनात्मक बालक। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें दिया है, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? पहला शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, दूसरा है पुनर्बलन के सिद्धांत पर, तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम पर, चौथा है ज्ञान के निर्माण पर। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ज्ञान के निर्माण पर। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इसमें देखिए दिया है, सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षाओं में पिछली बार की तरह असफल होगी। में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं हैं। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? पहला देखिए, वह आलसी है और बहाने बनाती है। बिल्कुल गलत। हमने आपको हमेशा बताया कि हमें बच्चों को कभी भी निगेटिव लेकर नहीं चलना है, यानी बच्चे जो होते हैं वो हमेशा एक्टिव हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बच्चे को कभी आलसी नहीं बनाना है, आलसी नहीं मानना है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। तीसरा देखिए, वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कभी भी पढ़ाई से भाग नहीं रही। हमें ऐसा ही मान के चलना है कि बच्चे जो है पढ़ाई से भागते नहीं हैं। अगर बच्चा कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, उस पढ़ाई से अगर उसका मन नहीं लग रहा उसमें, तो इसका मतलब ये है कि जो टीचर उसे पढ़ा रहा है उसको वो क्या है, वो सक्षम नहीं है, यानी उसकी जो विधियाँ हैं और जो उसके गुण हैं उसमें कहीं कमी है, जिससे बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ बच्चा पलायनवादी प्रवृत्ति का, ये गलत हो जाएगा। चौथा है, यह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है, ये भी गलत। ये कोई विवेकपूर्ण निर्णय थोड़ी ना नहीं हुआ ना कि बच्चा जो है मेहनत करना छोड़ दे, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। वो क्या कर रही है? अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसकी जो कमियां है किसमें है? टीचर में है। जिस टीचर ने उसको पढ़ाया उसकी जो विधियाँ थी, उसकी जो मैनेजमेंट थे, जो चीज़ें थी, वहाँ पे कमी कहीं ना कहीं थी, जिससे कि वो सीख नहीं पाई। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। आप इसमें देखेंगे यहाँ वर्ड है मिलजुल कर, और यहाँ देखेंगे बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक सामाजिक संरचना बन रही है, यानी कि जब हम मिलजुल के काम करते हैं तो कैसा माहौल बनता है? सामाजिक रूप से हम अध्ययन कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? पहला देखिए, सामाजिक संरचनावादी, दूसरा है व्यक्तिक संरचनावादी, तीसरा है परंपरागत कक्षा, चौथा है बहुभाषीय कक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचनावादी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें दिया हुआ है और 4 कथन दिए हैं, आपको बताना है। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहा है। पहला देखिए, अन्वेषण आधारित अधिगम, ये सही है आपका। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो अन्वेषण आधारित अधिगम को इस पर जोर देती है। दूसरा देखिए, कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, ये भी सही है। तीसरा देखिए, वेधन तथा बार बार अभ्यास, यानी रोट लर्निंग और बार बार हमें जो है अभ्यास कराने वाले पे इन्होंने जोर नहीं दिया, बिल्कुल भी इसे मना किया गया है। तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, चर्चा आधारित कक्षा, यानी डिस्कशन वाली जो कक्षाएँ होती हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वो करेक्ट हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए इसमें दिया है किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है। तो देखिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए, तो उसको पूछ रहा है वो क्या कहलाता है। तो आप सभी ने इसके लिए अपनी जब रीजनिंग कभी पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा एनालॉजी पढ़ा होगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अनुरूपता, हिंदी में कहते हैं अनुरूपता और इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। उसमें क्या होता है, एक चीज़ दी रहती है और उससे मिलते जुलते के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो वही बात हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, अनुरूपता यानी एनालॉजी। ऑप्शन इसका 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं। संकल्पनात्मक चित्रण यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग, और ये आपका जो संप्रत्यय नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जानकारी को संश्लेषित एवं सुव्यवस्थित करते हैं, ये पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। जो संकल्पनात्मक चित्रण जो है नए संप्रत्ययों की समझ को कैसे करते हैं, उनकी जो जानकारी है उनको संश्लेषित और सुव्यवस्थित करते हैं, सुव्यवस्थित करके सुसाध्य करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 देखिए उप संप्रत्यय हटाकर, ये गलत हो जाएगा। जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, हमें भी कभी भी जो जानकारी है उसे सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं करना होता है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए प्रत्यास्मरण पर अति बल देकर, ये भी गलत हो जाएगा। हमें कभी भी प्रत्यास्मरण पर बल नहीं देना है और यहाँ तो अति बल कह रहा है। तो इसका जो हमने राइट आंसर बताया वो कौन सा, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 27, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं। ये कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं उनमें अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो त्रुटियां होती हैं वो किस ओर संकेत करती हैं, यानी क्या बतलाती हैं। पहला है अधिक वेधन एवं अभ्यास की आवश्यकता, ये गलत हो जाएगा। दूसरा अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा देखिए बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चे और वयस्क होते हैं उनमें जो चिंतन होता है वो गुणात्मक रूप से अलग होता है, मात्रात्मक रूप से समान होता है, लेकिन जो गुणात्मक रूप से होता है वो भिन्न होता है, इसके कारण ये होता है। तो ये आपका जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चौथा भी देख लीजिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर बिल्कुल होगा वो कौन सा हो जाएगा, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता होती है। आपको ये भी याद रखना है कि दोनों में क्या होता है, मात्रात्मक जो वो चिंतन होती है वो समान होती है, लेकिन जो गुणात्मक योग्यता होती है वो अलग होती है। तो इसका ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता कहलाती है, पहला है सहानुभूति, दूसरा है तदानुभूति, तीसरा है उदासीनता, चौथा है ग्लानि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तदानुभूति। जब अध्यापिका बच्चों की तरफ सोच पाए कि बच्चे हम कैसा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में, जब हम अध्ययन करा रहे हैं, ये एक बहुत ज़रूरी टर्म है। जब हम टीचर हैं और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे इस अवस्था में अगर मैं वहाँ पे होती या होता तो मैं क्या करती या क्या करता, ठीक है। तो उसके लिए जो ये गुण होना चाहिए उसे क्या कहते हैं, ये योग्यता उसे कहते हैं तदानुभूति। ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, तदानुभूति। 29 देखिए, एक ऐसी स्थिति जहाँ परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो। कहाँ पे है, ध्यान असफलता पर हो। हमें पता नहीं है कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान किस पे है, असफलता पे, फेल्योर पे है। तो कह रहा है तब बच्चे में डैश भाव महसूस होगा। तो कैसा होगा, आप खुद को सोचिए कि परिणाम आपने एग्ज़ाम दिया और आपका जो है आपको खुद पता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, यानी हम पास होंगे या फेल होंगे, कैसा रिजल्ट आएगा इस पे है, लेकिन आपका ध्यान किस पे है, फेल होने पे, यानी आप डर रहे हैं कहीं ना कहीं कि बस असफलता पे हमारा ध्यान है। इसका मतलब हम डर रहे हैं कहीं हम असफल ना हो जाए, तो इसलिए इसका क्या मतलब है, यानी हम चिंता में हैं, एंजाइटी में हैं। इसे क्या कहेंगे, दुश्चिंता यानी एंजाइटी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान किस पे है, असफलता पे है, हम डर रहे हैं, दुश्चिंता। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर।
निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? पहला है जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, ये तो बढ़ाएगी क्योंकि हम विविध तरीकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाकर और अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, ये भी सही है, विविध विकल्प देंगे हम तो मतों को अभिव्यक्त करने का। तीसरा है अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, ये भी सही है, यानी अधिगम जो है उसके आकलन के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाकर। चौथा देखिए बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है, यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो गलत पूछा है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि पूछा है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा ये, यानी बच्चों को विविध तरीके से कैटेगराइज नहीं करके, नामीकरण करके आप कैटेगराइज करके अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकते। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 30वां क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर से 30 क्वेश्चन करेंगे सीडीपी के, फिर उसके बाद हम अभी ईवीएस भी करेंगे जो कि 2021 सीटेट में आए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।